So hello everyone, how are you all? I hope you are all good and doing great. So today we will discuss about the chapter 4 that is carbon and its compounds। और इसमें हम अपना जो है हाफ चैप्टर लगभग हम कर चुके थे, जिसमें हमने सारे आपके IUPAC नेम हमने की, कैसे किस तरह से नॉमेनक्लेचर होता है एंड आपका कार्बन के एलोट्रोप्स किए, ये सब हम कर चुके। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो था नॉमेनक्लेचर हमने बहुत अच्छे से किया। और अल्केन अल्किन अल्काइन हम कर चुके थे, दैट इज़ आपका जो है अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एंड अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। किस तरह से हमें नेम देना है उनको, ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स सफिक्स, ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में करा दिए थे। तो आज हम उससे आगे करने वाले हैं, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस मैंने इंटेक्स क्वेश्चंस जो है लास्ट लेक्चर में ये 3 इंटेक्स क्वेश्चंस मैंने आपके बता दिए थे। साइक्लोपेंटेन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वो मैंने आपको कराया था, ठीक है। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वो मैंने कराए थे आपको। 3 पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, दैट इज़ आपका पेंटेन, एन पेंटेन, उसके बाद आपका आइसोपेंटेन एंड देन नियोपेंटेन। और आपका जो है सेकंड क्या है कि कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है, तो उसके 2 ही रीज़न है। एक तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी विद कार्बन टू कार्बन, एंड सेकंड आपका जो है हाईएस्ट वैलेंसी इसकी, यानी कि 4 वैलेंसी रखता है और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है सबके साथ, कार्बन के साथ, अदर नॉन मेटल के साथ भी, क्योंकि इसका साइज जो है वो स्मॉल है। ये प्रॉपर्टीज़ है, इसी के कारण ये बहुत सारे मतलब जो है इट फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड्स। तो अब हम देख लेते हैं, जो 2 क्वेश्चन रह गए थे मैंने वो नहीं कराए थे, वो हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या है, 4th क्वेश्चन इन टेक्स्ट, ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सबसे पहले इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, तो हमें सिर्फ 2 कार्बन का जो है वो बनाना है, तो हमें सिर्फ 2 ही कार्बन लेने हैं। तो 1 कार्बन आपका एसिड का काउंट होगा, तो हम कहेंगे कि आपका जो लास्ट कार्बन है ये एसिड ही है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब इस कार्बन की सिर्फ 1 वैलेंसी, अब ये कार्बन जो है इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, लेकिन ये कार्बन यहाँ पे 1 ही बॉन्ड है, तो यहाँ आ जाएगा आपका CH3। अब उसको इस तरह से लिखो, ठीक है, H के साथ बॉन्ड दिखाओ, ठीक है, या फिर आप इस तरह से लिखो, ये इथेनोइक एसिड है। 1 2 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में और पीछे COH लगा है, तो इथेनोइक एसिड, ठीक है। सेकंड क्या है, ब्रोमोपेंटेन। तो सबसे पहले तो पेंटेन लिखा हुआ है, मीन्स कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले 5 कार्बन और विद सिंगल बॉन्ड बनाओ आप। तो हमने 5 कार्बन लिए और सिंगल बॉन्ड के साथ पेंटेन बन गया। देन लास्ट वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, एंड आपका जो है हम ये कहेंगे जो टर्मिनल कार्बन है, आप चाहे उस साइड से या इस साइड से, हमने 1 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दिया। अब ये कह रहा है ब्रोमोपेंटेन, अब इसलिए ये नहीं बताया 2 ब्रोमोपेंटेन 3 ब्रोमोपेंटेन। अगर ये 2 3 कहता तो हम काउंटिंग शुरू करते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका जो है ब्रोमीन को नाम देते हैं। अगर आपका 2 3 ब्रोमोपेंटेन नहीं है, सिर्फ ब्रोमोपेंटेन है, इट मीन्स वो 1 ब्रोमोपेंटेन है। तो आप चाहे 1 यहाँ से स्टार्ट करो या वहाँ से, तो मैं अब 1 इसको नाम दे रही हूँ, तो यहाँ एक तो ब्रोमीन ही लगेगा। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है, तो 1 H इधर लग जाएगा और 1 H इधर, अब इसकी कंप्लीट होगी वैलेंसी। यहाँ इसका देखो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि 2 कार्बन है इधर उधर, इधर भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे सभी में, और इधर भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इट मीन्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 एंड CH2Br, ठीक है। ये आपका मैंने इसको CH2Br इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। तो अब ये 1 पे क्या है, 1 पे ही ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसको हम सिंपली 1 ब्रोमोपेंटेन की जगह सीधा ब्रोमोपेंटेन भी कह सकते हैं। तो ये प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स आपको पता है कि पहले ही लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन ये सब प्रीफिक्स होते हैं, और पेंटेन, और पेंटेन का ई नहीं हटेगा क्योंकि बाद में कोई भी सफिक्स नहीं है। यहाँ पे जब इथेनोइक एसिड था तो इसका पहले 2 कार्बन का जो है वर्ड रूट हमने देखा, तो 2 कार्बन थे, तो वो इथेन था,
ठीक है, लेकिन पीछे सफिक्स क्या था, ओइक एसिड, तो ई हट गया और साथ में क्या लग गया, ओइक एसिड। तो मैंने आपको बताया जब भी सफिक्स लगाएंगे हम अल्किन अल्किन अल्काइन का ई हटाएंगे, हम सभी के अंदर लास्ट में ई है, वो ई आपका हटेगा, रिमूव होगा, उसके बाद आपका सफिक्स लगेगी। यहाँ कोई सफिक्स नहीं था तो आपका ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट क्या है, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन तो हमें क्या लेना है, 4 कार्बन लेने। अब ब्यूटेनॉन कह रहा है, इट मीन्स ये कीटोन है, और कीटोन हमें पता है चेन के मिड में आता है। तो आप जो है कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O जो होता है उसको आप इस तरह से लिखो, या इस तरह से लिखो, या इस तरह से लिखो, किसी तरह से लिखो, लेकिन ये चेन के मिडल में आएगा। ठीक है, किसी तरह से भी लिख सकते हो, चेन के मिडल में आएगा C डबल बॉन्ड O। तो हम इस क्या करते हैं, और इसका जो कार्बन है वो भी चेन के साथ काउंट होगा। तो 4 कार्बन का जो है वो हमने लिया ब्यूटेनॉन, तो हम 3rd कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लगा देंगे, क्योंकि इसके लास्ट में कार्बन जरूर रहना चाहिए, मिडल में ये आएगा। तो आप इधर रखो या इधर रखो, आप इसको मिडल में रखोगे। उसके बाद ये CH3 बन गया, ये CH3 बन गया, और ये आपका CH2 बन गया। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे ब्यूटेनॉन। तो टर्मिनल कार्बन पे हमेशा 3-3 हाइड्रोजन आते हैं, अगर कोई और कुछ नहीं लगा हुआ है, तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। जो आपका मिडल कार्बन है उसमें अगर कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O हो गया, तो 2 बॉन्ड उसके साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और 1 कार्बन के साथ, 1 इधर कार्बन के साथ, तो 4 बॉन्ड हो गए। और आपका जो है जो मिडल कार्बन है विद हाइड्रोजन, उसके पास 2 ही हाइड्रोजन आएंगे, CH2 बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, और ONE होता है इसका सफिक्स कीटोन का, ONE। ठीक है, तो ONE लगेगा और ब्यूटेन का E हट जाएगा, तो ब्यूटेनॉन बोल देंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट है हेक्सेनल। हेक्सेनल क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 कार्बन लेने हैं, 6 कार्बन, और 6 कार्बन के साथ एल्डिहाइड दिया हुआ है, तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, Al। ठीक है, तो हेक्सेन दिया हुआ है पहले, तो हम हेक्सेन बनाएंगे पहले और उसका E हटा देंगे। तो हमने ये 6 कार्बन लिए, 1 2। अब ये पता है एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड जो है ये ध्यान रखना है आपको, वो C डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, और ये जो है चेन के टर्मिनल में आता है। कीटोन हमेशा चेन के मिडल में आता है, जो कार्बन की चेन होती है उसके मिडल में, और एल्डिहाइड हमेशा चेन के टर्मिनल पे आता है, तो ये टर्मिनल पे आएगा। तो 6 कार्बन लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, इसका कार्बन भी काउंट होगा, तो 6 वाले कार्बन को ही हम एल्डिहाइड बना देंगे। अब ये टर्मिनल पे आएगा, तो लास्ट आप रखना है कि लास्ट कार्बन को ही आप एल्डिहाइड बना दो, दैट इज C डबल बॉन्ड OH। अब हम वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, तो अब टर्मिनल एक ही कार्बन बचा है जिसपे CH3 लगेगा, बाकी सभी कार्बन पे CH2 लगेगा। तो यहाँ एक हाइड्रोजन ऊपर, एक नीचे, इस तरह से ये CH2 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 और आपका जो है CH2, तो ये बन गया CH3। अच्छा, ये लास्ट में CH3 इधर लिख रही हूँ, H3 इधर भी लिख सकते हैं हम, गलत नहीं है, और हम बॉन्ड दिखा रहे हैं, ना भी दिखाएं तो भी गलत नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो अंडरस्टूड है कि 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड है, और 1 कार्बन के साथ हो गया। तो CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन होंगे, एक आपका CH2, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वाला एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। तो इसको हम बोलेंगे हेक्सेन, और हेक्सेन का E हटा दिया था, ठीक है, और Al लगा दिया, तो ये बन गया हेक्सेनल। ठीक है, तो इस तरह से हम ये नाम लिखेंगे। अब क्या कह रहे हैं लास्ट में, आर द स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ द ब्रोमोपेंटेन, क्या ब्रोमोपेंटेन के स्ट्रक्चर आइसोमर्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। आपका जो ब्रोमोपेंटेन है वो आपका पेंटेन ही था, और पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। तो ये 1 ब्रोमोपेंटेन था, अगर हम ब्रोमीन को 2 पे लगाएं, 2 सेकेंड कार्बन पे, तो 2 ब्रोमोपेंटेन, अगर ब्रोमीन को 3 पे लगाएं तो 3 ब्रोमोपेंटेन। उससे आगे जब आप स्टार्ट करोगे तो फिर वही आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो 2 ब्रोमोपेंटेन यानी कि सेम बनेगा। तो हम अगर काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इधर ब्रोमीन है, देखो बनाते हैं, ये आपका 1 ब्रोमोपेंटेन है, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट है। अब मैं उस लास्ट वाले कार्बन को हाइड्रोजन दे दूंगी, वो CH3 बन जाएगा, और ब्रोमीन है वो आपका सेकंड कार्बन पे आ जाएगा।
तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड जो आइसोमर बनेगा, ये फर्स्ट आइसोमर, सेकंड आइसोमर आपका बनेगा, ये तो 1 ब्रोमोपेंटेन है, सेकंड बनेगा 2 ब्रोमोपेंटेन। तो CH3 CH2 CH2 और फोर्थ कार्बन पे जो है मैं CH और इस तरह से मैं Br लगा दूंगी, ठीक है, और लास्ट कार्बन को CH3 बना देंगे और इस पे एक हाइड्रोजन और सॉरी इस पे ना लास्ट फोर्थ कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है और एक ब्रोमीन के साथ हो गया, ठीक है। तो CH 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड बन गए। तो अब यहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 बनेगा। तो हमें लोवेस्ट प्रीफिक्स को हमें जब नंबरिंग करते हैं तो हमें कम से कम उसको नंबर देना है, वही आपका सही है। तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमोपेंटेन। तो एक तो स्ट्रक्चर आइसोमर आपका 1 ब्रोमोपेंटेन, इसको हम 1 ब्रोमोपेंटेन भी लिख सकते थे, 1 फिर डैश फिर ब्रोमो एंड देन पेंटेन। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 और तीसरे कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव करके और आप जो है ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की जगह आप ब्रोमीन लगा दो, ठीक है। तो यहाँ जो CH हुआ था वो एक हाइड्रोजन इसको वापस मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा फोर्थ वाला कार्बन, और ये आपका 3 फिर अगर आप फोर्थ पे आते हो 4 ब्रोमोपेंटेन, तो फिर हमें काउंटिंग 4 की जगह हमें यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो 2 ब्रोमोपेंटेन जैसा ही आएगा, ठीक है। तो हम 4 ब्रोमोपेंटेन नहीं बना सकते क्योंकि वापस से काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो 2 ब्रोमोपेंटेन, और अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 इधर से भी 3 आता है, 1 2 3 इधर से भी 3 आता है, तो 3 ब्रोमोपेंटेन बन सकता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है 3 ब्रोमोपेंटेन कैसे बनेगा कि अब हम थर्ड कार्बन को ब्रोमीन दे देंगे, फोर्थ कार्बन को हाइड्रोजन दे देंगे। तो थर्ड कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो वो बन जाएगा CH3 CH2 और CH यहाँ मैंने लगा दिया Br, फोर्थ वाला कार्बन बन गया CH2 और फिफ्थ वाला कार्बन CH3। तो अब यहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, और आप यहाँ से भी शुरू करते हो क्योंकि दोनों साइड से सेम काउंटिंग आ रही है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे 3 ब्रोमोपेंटेन। तो ये 3 आपके जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे ब्रोमोपेंटेन के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 1 2 2 ही कार्बन है, पीछे Br लगाया है, तो Br तो आपका जो है प्रीफिक्स है, तो ब्रोमो, और 2 ही कार्बन लगे हैं तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्रोमो इथेन। उसके बाद सेकंड है आपका C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे होता है, यहाँ तो कार्बन ही एक है, तो एल्डिहाइड है लेकिन कार्बन एक है, कार्बन एक है तो हम लिखेंगे मिथ, ठीक है। अब जब एक ही कार्बन है तो फिर कार्बन कार्बन हम बॉन्ड देखते हैं, जब कार्बन दूसरा ना हो तो भी हमें वो अल्केन ही मानना है, मतलब एन ही लगाएंगे हम, तो मिथेन। ई हम लगाएंगे नहीं क्योंकि एल्डिहाइड है तो सफिक्स लगाना है, तो Al, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनल, ये सेकंड का, ये फर्स्ट का। उसके बाद थर्ड देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ से करेंगे तो 6th कार्बन पे हम कहेंगे, या 5th कार्बन पे है जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काउंटिंग हो जाएगी जो कि गलत है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि फर्स्ट कार्बन पे। अब जो पहले आता है काउंटिंग में, जो पहले नंबर आता है, एक ये कार्बन है एक ये कार्बन है, तो जब काउंटिंग करते हैं जो पहले आता है उसी का डबल या ट्रिपल बॉन्ड माना जाता है, उसी के ऊपर लिखना होता है। तो ये 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड हुआ, 2 का हम नहीं मानेंगे, 1 का मानेंगे। और 1 को लिखो या ना लिखो, या आप लिख भी सकते हो। तो 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलते थे, YN, यानी कि आइन, ये अल्काइन है तो हेक्साइन, ठीक है। तो इसको सिंपली हम हेक्साइन लिख सकते हैं या 1 हेक्साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1 लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली इसको हेक्साइन लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है थर्ड का हो गया हेक्साइन। तो ये सारे हो गए आपके। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो हमने सारे देख लिए, और नॉमेनक्लेचर मैंने आपको पहले भी अच्छे से सिखा दिए थे, ब्रोमो इथेन, मिथेनॉल एंड हेक्साइन। उसके बाद देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
कार्बन कंपाउंड्स। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक तो कार्बन के जितने भी एलोट्रोप्स हमने पढ़े, दैट इज़ आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है या बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो भी था, वो सारे के सारे उनके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी डिफरेंट थी क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट था। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सभी की सेम थी। जब उनको हम बर्न करते हैं तो दे गिव द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ए लॉट ऑफ हीट एंड एनर्जी। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको अगर हम बर्न करेंगे तो वो CO2 गैस देंगे, हीट और एनर्जी साथ में देंगे। और बर्न किसके प्रेजेंस में होता है? एयर की प्रेजेंस में। तो सबसे पहला है कंबशंस रिएक्शन, यानी कि जब भी जलना होता है तो उसको हम कंबशंस बोलते हैं, यानी कि बर्निंग। तो कार्बन के कंपाउंड जब जलेंगे तो जैसे हमारा कार्बन है, ठीक है, उसमें को हमने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बर्न किया तो क्या देगा ये? CO2 गैस प्लस हीट, ठीक है, प्लस एनर्जी, ठीक है। और कंपाउंड जैसे मीथेन है आपका नेचुरल गैस, ठीक है, CH4 जो मीथेन है वो नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है। अगर इसका हम बर्निंग करेंगे, बैलेंस कर लेंगे आप रिएक्शन, या 4 हाइड्रोजन है, कार्बन एक ही है। अब ये ध्यान रखोगे ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन CH4 हाइड्रोकार्बन, इट मीन्स इसमें कार्बन हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। तो जिसमें जो कंपाउंड सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और जब उनकी बर्निंग होती है तो 2 कंपाउंड ज़रूर निकलते हैं, एक H2 और एक CO2, ठीक है। तो उन्हीं को हमें बैलेंस करना होता है। तो यहाँ हमें पता है CO2 निकलेगा तो कार्बन एक ही है तो एक ही CO2 एंड H2 निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो 2H2 निकलेगा। अब ये बैलेंस हो गया इधर। अब यहाँ से हम देखेंगे क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 और 2 इधर आ गया आपका वाटर के अंदर, ठीक है। 2 लगा हुआ है वाटर में और 2 ऑक्सीजन उधर, तो यहाँ पे मैं 2O2 लगा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जो है, और अगर हाइड्रोकार्बन देखें जैसे इथेनॉल है CH3 CH2 OH, अगर इसकी भी हम बर्निंग करेंगे, ये भी आपका जो है कार्बन का ही कंपाउंड है। तो देखो कार्बन कितने? 2, तो हमें पता है CO2 बनेगा NH2O बनेगा। तो हमें देखना है कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 CO2 बनेगा, ठीक है। इतना तो हो गया, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन एंड इधर, तो ये 2 CO2 हो गया एंड H2 हमें देखना पड़ेगा। अब इधर देखो कितने आपके जो है हाइड्रोजन है, 3, 2 एंड 1, यानी कि आपके 6 हाइड्रोजन है, 3 इधर CH3 में, 2 इधर CH2 में, 5 और एक आपका OH के साथ, तो 6 हाइड्रोजन है तो इधर 3H2O लग जाएगा। अब ऑक्सीजन इस साइड काउंट कर लेंगे, 4 ऑक्सीजन इधर है एंड 3 ऑक्सीजन इधर है, यानी कि 7 ऑक्सीजन है। अब यहाँ सिर्फ एक ऑक्सीजन इस साइड, तो 3O2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया? 6 ऑक्सीजन इधर, एक इधर, तो आपका 7 ऑक्सीजन। तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये जो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो सब, और साथ में सभी के सभी क्या देंगे? हीट और एनर्जी ज़रूर देंगे, हीट भी देंगे और एनर्जी भी देंगे। तो कार्बन के कंपाउंड जब भी बर्न होते हैं तो CO2 गैस H2O एंड प्लस आपका हीट एनर्जी वो देते हैं। इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंबशंस रिएक्शन। तो कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए आपको दिया हुआ, कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। तो यहाँ से मैंने आपको सारा करा दिया। उसके बाद ये एग्जांपल हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, ये मीथेन आपका बर्निंग, इसको आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है। इधर आपका 2O2 आ जाएगा, ठीक है, वो मैंने सामने वो करके दिखा दिए, ठीक है। ये 2O2 आ जाएगा। इधर जो है 2O2 और ये आपका जो है 2H2 हो जाएगा। इधर आप देखोगे तो इसको 3O2 कर लोगे और इसको आप जो है 2CO2 कर लोगे एंड 3H2O। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि जो है कुछ कार्बन के कंपाउंड दिए, नेफ्थलीन, कैम्फर और अल्कोहल, 1 बाय 1 उनको स्पैचुला पे रख के आप नेचर ऑफ द फ्लेम देखो और उनमें देखो स्मोक आ रहा है कि नहीं, और कौन सा आपका मेटल प्लेट पे जो है डिपोजिशन होगा किस कंपाउंड का। तो देखो आपका जो नेफ्थलीन है और कैम्फर है, दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है? जो एक्टिविटी 4.4 है
उसमें भी यही दिया हुआ है, तो हम दोनों को एक बार देख लेते हैं साथ में कि जब आपके कार्बन के कंपाउंड्स या कोई भी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक तो आपका जो है सफिशिएंट, तो पहले तो हम एक्टिविटी 4.4 देखते हैं, फिर आपको जो है 3 वाला बताते हैं। तो 4.4 में दिया हुआ है कि व्हेन डू यू गेट द येलो और सूटी फ्लेम, व्हेन यू डू गेट द ब्लू फ्लेम। तो देखो आपका अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर है, यानी कि एयर की सप्लाई बहुत अच्छी है, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी है, तो कोई भी फ्यूल जब जलेगा तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। जैसे आपने घर में भी गैस में देखा होगा, एलपीजी भी आपका फ्यूल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और उसमें आपके जो है हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन जो है उसका मिक्सचर होता है। तो हम ये कहेंगे जब वो जलती है तो अगर सफिशिएंट एयर की सप्लाई है वहाँ पे, तो आपका जो है ब्लू फ्लेम देंगी और जो अटेंसिल्स है यानी बर्तन है वो काले नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका इनसफिशिएंट सप्लाई है एयर की तो वो येलो फ्लेम देगी और साथ में आपका स्मोक भी देगी, कुछ रेजिड्यू भी रह जाएंगे, तो उससे क्या है बर्तन काले पड़ जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ sufficient supply of air, sufficient supply of air, there is a complete combustion होगा, there is a complete combustions of fuel, ठीक है, and it give blue flame, ये ब्लू फ्लेम देगा, ठीक है। और आपका चाहे बेशक से अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और सैचुरेटेड वो जो आपके सिंगल बॉन्ड है, तो माना ये जाता है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो आपका जब भी बर्न होते हैं तो वो ब्लू फ्लेम देते हैं और अनसैचुरेटेड जो है वो येलो फ्लेम देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर है तो आपका इवन, हम यहीं पे लिख देंगे, इवन अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड तो देते ही है, इवन अनसैचुरेटेड फ्यूल्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो गिव ब्लू फ्लेम, अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर है तो। सेकंड आपका क्या है, इनसफिशिएंट कहें, ठीक है, या फिर लिमिटेड कहें। इनसफिशिएंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, इनसफिशिएंट मतलब लिमिटेड है, ठीक है, या लेस, insufficient supply of air, insufficient supply of air, supply of air यानी कि ऑक्सीजन, then इनकम्प्लीट कंबशन होगा। जब कंप्लीट कंबशन नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, तो कुछ रेजिड्यू भी रह जाते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल आपके जो हैं वो रह जाते हैं। इनकम्प्लीट कंबशंस occurs and give येलो और शूटी फ्लेम, शूटी मतलब स्मोकी यानी कि धुआं भी देगा, एंड ऑल्सो लीव रेजिड्यू भी देगा, यानी कि कुछ पार्टिकल्स भी रह जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे अगर सफिशिएंट सप्लाई नहीं है तो इवन सैचुरेटेड कंपाउंड जो है, जो हम कहते हैं कि वो ब्लू फ्लेम देते हैं, इवन सैचुरेटेड कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ द एयर एंड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दे ऑल्सो गिव द येलो और सूटी फ्लेम। तो यहाँ पे आपका ये इवन सैचुरेटेड also give yellow flame, yellow सूटी फ्लेम या स्मोकी फ्लेम, ठीक है। तो ये है, तो अभी यहाँ पे आपका जो नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन यानी कि कपूर और कैम्फर, वो इसी के जैसा रहता है। इन दोनों को अगर हम बर्न करते हैं तो दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो दे गिव द येलो एंड सूटी फ्लेम एंड सम रेजिड्यूज आर आल्सो लेफ्ट, ठीक है। सेकंड क्या है आपका अल्कोहल, लास्ट वन आपका अल्कोहल है। तो अल्कोहल इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड, उसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इट इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड एंड इट गिव द ब्लू फ्लेम,
ठीक है, वो आपका जो है ब्लू फ्लेम देगा और कोई जो है रेजिड्यू उसके अंदर नहीं रहेगा, उसका कंप्लीट कंबशन से होगा यहाँ पे। तो यहाँ जो इस और डिपोजिशन किसका होगा, जिसका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, जो येलो फ्लेम दे रहा है उसी का डिपोजिशन होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे देयर इज ए डिपोजिशन ऑफ सम नेफ्थलीन एंड कैम्फर ऑन द प्लेट, मेटल प्लेट। तो वो इसीलिए है। तो पहले में तो यही दिया गया है आपका जो है नेफ्थलीन एंड कैम्फर, नेफ्थलीन एंड कैम्फर आर अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड है, एंड गिव, जब उनको बर्न करेंगे तो गिव येलो फ्लेम, येलो शूटी फ्लेम, येलो शूटी फ्लेम। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड है तो क्या करेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड है तो क्या करेगा, इट गिव ब्लू फ्लेम। इट गिव ब्लू फ्लेम, ये ब्लू फ्लेम देगा। ठीक है, यहाँ पे एयर की सप्लाई या कोई ऐसा कुछ नहीं बोला, यानी कि इट मीन्स यहाँ पे सप्लाई ऑफ एयर कर रहे हैं, तो एयर की सप्लाई कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या कहेंगे कि आपका जो है मोस्ट ऑफ हम ये देखते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है येलो शूटी फ्लेम देंगे और सैचुरेटेड कंपाउंड जो है ब्लू फ्लेम देंगे। लेकिन कई बार जब सप्लाई ऑफ एयर बिल्कुल अच्छी आ रही है तो कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी आपके ब्लू फ्लेम देने लग जाते हैं, वो येलो फ्लेम नहीं देते। एंड अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर नहीं है तो भी आपका जो सैचुरेटेड कंपाउंड है इवन वो भी आपका जो है येलो फ्लेम देने लग जाते हैं। तो ये आपका जो है, और डिपोजिशन किसका होगा, नेफ्थलीन का एंड कैम्फर का, नेफ्थलीन एंड कैम्फर डिपॉजिट्स ऑन, यानी कि उनके जो पार्टिकल है या उनके जो रेजिड्यू है, रेजिड्यूस डिपॉजिट ऑन मेटल प्लेट, ऑन मेटल, जब उनको हम बर्न करेंगे क्योंकि वो येलो शूटी फ्लेम देंगे। तो ये दोनों एक्टिविटी हमने कर ली और इसका यही है कि आपके जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का, तो यहाँ कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच जनरली गिव द क्लीन फ्लेम व्हाइल द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड गिव द येलो फ्लेम विद ए लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। ठीक है, एंड शूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट ऑल्सो 4.3 में दिया गया है जो नेफ्थलीन कैम्फर है। एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट्स इन द इनकम्प्लीट कंबशंस ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग ए शूटी फ्लेम एंड द गैस kerosene to use at the home as inlet for air so that a sufficient oxygen rich। ठीक है, तो घर में जो स्टोव रखते हैं एलपीजी गैस का जो सिलेंडर है वहाँ पे जो इनलेट देते हैं गैस के लिए, वहाँ पे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो है वो ब्लू फ्लेम देगा और अटेंसिल्स को, मतलब बर्तनों को काला नहीं करेगा। तो ये आपका हो गया मिक्सचर इज बर्न टू गिव द क्लीन ब्लू फ्लेम। तो ये जो है क्लीन फ्लेम देंगे। एंड तो कह रहा है ऑब्जर्व बॉटम्स ऑफ द कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैक एंड इट मीन्स द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड द फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। द फ्यूल सच एज द कोयला और पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम, देन देयर कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर द मेजर पोल्यूटेंट। जो आपका कोयला और पेट्रोलियम है उसके साथ कुछ सल्फर और आपके जो है नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। जब उनकी बर्निंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ आपका जो है सल्फर के डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड भी आते हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं, आपके एनवायरमेंटल हजार्ड्स उनको हम बोलते हैं, वो ठीक नहीं होते। तो आपका कहता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो बर्न होते हैं विदाउट ए फ्लेम, जैसे कोयला है। ठीक है, और कोयले के साथ साथ हम देखें चारकोल, ये सॉलिड फ्यूल है,
फ्यूल तो हैं बट ये सॉलिड फ्यूल है। तो देखो ये क्या कहते हैं, जब बर्न होते हैं तो एक बार तो आपका फ्लेम देते हैं, उसके बाद ये जब बर्न होते हैं तो सिर्फ आपका जो है कलर देते हैं, जैसे ग्लो देते हैं। जैसे कोयला जब जलता है तो रेड ग्लो देता है, एक बार फ्लेम दे तो दे, नहीं तो उसके बाद वो एकदम रेड ग्लो देता है और जलता रहता है, पूरा बर्न भी हो जाता है। ठीक, मतलब बर्निंग तो कोयले की नहीं होती, इनकम्प्लीट बर्निंग वो दिखाता है, क्योंकि रेजिड्यू हमेशा रह ही जाते हैं, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है कोयले की। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे आपका जो है चारकोल और कोयला इज द सॉलिड फ्यूल्स। एंड स्टार्टिंग में कुछ गैसीय सब्सटेंस उनके अंदर होते हैं, तो एक बार वो फ्लेम देंगे एंड उसके बाद वो गैसीय सब्सटेंस जब वेपोराइज हो गए तो उसके बाद फ्लेम बंद हो जाएगी एंड दे बर्न विदाउट फ्लेम एंड गिव द रेड ग्लो। ठीक है, तो जितने भी आपके गैसीय सब्सटेंस है वो वेपोराइज होते हैं तो ही फ्लेम देते हैं। जैसे कैंडल है, वेपोराइज हो रही है तभी आपका जो है फ्लेम दे रहा है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे जो वेपर्स बनाते हैं ना वही फ्लेम देते हैं, वही सब्सटेंस। जिसके वेपर्स नहीं बनते, जिसमें गैसीय सब्सटेंस नहीं होते, वेपर्स नहीं बनते, जो सॉलिड है वो फ्लेम नहीं देंगे, दे बर्न विद द ग्लो। जैसे कॉपर है, कॉपर को अगर हम जला के देखेंगे तो उसमें अगर कोई गैसीय सब्सटेंस है, हल्का फुल्का होता है गैसियस, कॉपर को हम गैसियस की फॉर्म में लेके आए तो ब्लूइश ग्रीन फ्लेम देता है। ठीक है, तो ये सब यहीं पे यही दिया गया है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे देखो कोयला और वुड अगर हम देखें तो देखो कैंडल और एलपीजी इन द गैस स्टोव बर्न विद ए फ्लेम, हाउएवर द कोयला एंड चारकोल इन द अंगीठी अगर हम देखें समटाइम जस्ट ग्लो ए रेड एंड गिव द आउट द हीट विदाउट ए फ्लेम। वो हीट भी देते हैं, अंगीठी पे हम हाथ जो है गर्म करते हैं विंटर्स में, लेकिन वो फ्लेम नहीं देते। वो इसलिए क्योंकि वो सॉलिड है और उनमें जो है वेपोराइजेशन के लिए कुछ भी नहीं है, वो वेपोराइज नहीं होते। दिस इज बिकॉज फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन द गैसियस सब्सटेंस बर्न। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्निटेड द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट इन इज वेपोराइज एंड बर्न विद ए फ्लेम इन द बिगिनिंग। ठीक है, उसके बाद नहीं देंगे, उसके बाद कहेंगे एटम्स ऑफ द गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट ग्लो। द कलर प्रोड्यूस बाय ईच एलिमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। हर एक एलिमेंट अपना अपना कलर शो करता है, जैसे सोडियम येलो फ्लेम के साथ, ठीक है, लिथियम जो है अलग देता है। तो सबका जो है हर एक एलिमेंटल जो प्रॉपर्टी है वो आपका डिफरेंट कलर शो करता है। सोडियम की येलो फ्लेम होती है, आप ध्यान रखोगे। ट्राई टू हीट द कॉपर वायर इन द फ्लेम। तो ये कॉपर अगर वायर को हम हीट करते हैं तो कॉपर जो फ्लेम देगा वो ब्लू ग्रीन कह सकते हो आप, ब्लू ग्रीन फ्लेम। कॉपर गिव द ब्लू ग्रीन, ये ब्लू ग्रीन फ्लेम देता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना कलर है। कैंडल की येलो क्यों है? ठीक है, तो आपका कैंडल अगर येलो फ्लेम दे रहा है तो हम ये कहेंगे कि कैंडल का अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर की वजह से है तो येलो फ्लेम देगा और स्मोक भी देगा, सूटी फ्लेम। ठीक है, क्योंकि आपका जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में आता है, वैक्स जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कोयला एंड पेट्रोलियम। देखो कोयला और पेट्रोलियम जो है दे आर द फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि दे वर फॉर्म्ड बाय द यानी कि डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो एनिमल्स प्लांट्स है वो काफ़ी ईयर्स तक डिके होते रहे। ठीक है, सी में और लेयर पे लेयर आती रही, इस तरह से आपका जो ऑयल और गैस है वो बना। कोयला और पेट्रोलियम है उसमें हम ये कहेंगे कि एक जो है ट्रीज़, उनके पत्ते, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं वो काफ़ी सालों तक उसमें लेयर्स बनाते रहे एंड फिर बहुत सारे जो है वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह ये होते रहे। उसके बाद जो है वो कोयले में, चट्टान में बदल जाता है, कोयले में बदल गया। तो ये जो है हमारे एग्जॉस्टेबल फॉसिल फ्यूल है। एग्जॉस्टेबल मतलब जो लिमिटेड है, ख़त्म हो सकते हैं कभी भी, तो हमें इनका जो है कोयले, पेट्रोलियम, गैस, इनको हमें, ये आपके प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल जो है रिसोर्सेज हैं और ये एग्जॉस्टेबल है यानी कि लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरली बनते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द बायोमास विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू द वेरियस बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल प्रोसेस। कोयला इज द रिमेन्स ऑफ ट्रीज, फर्न्स, अदर प्लांट्स एंड लिव्ड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स एगो पहले वहाँ पे जो ट्रीज़ वगैरह होते थे उनके पत्ते टूटते गए, वो गलते गए। ठीक है, तो दीज वर क्रस्ड इनटू द अर्थ, परहैप्स बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड दे वर प्रेस्ड डाउन बाय लेयर ऑफ द अर्थ एंड रॉक, यानी कि रॉक है और जो लेयर, अर्थ की जो लेयर है उनके जो प्रेस्ड डाउन होते रहे और कन्वर्ट इनटू कोयले में। दे आर स्लोली डिकेड इनटू द कोयल। ऑयल एंड गैस are the remains of millions of teeny plants and animals that lived in the sea। जो ऑयल एंड गैस है वो एनिमल्स का डेड बॉडी जो है उनको
वो डिकम्पोज होती है बैक्टीरिया के द्वारा, और फिर सीज में अंडर हाई प्रेशर जो है वो लेयर के अंदर बैक्टीरिया अटैक द डेड रिमेन्स एंड टर्निंग देम इनटू द ऑयल एंड गैस अंडर द हाई प्रेशर, दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू द slit while slowly compressed into the rocks and the oil and gas sipped into the porous part of the rock go trapped like the water in the sponge। जो ऑयल और गैस होता है वो जो चट्टान का वो हिस्सा जो होता है एक स्लिट तरह का जो है लेयर जो होती है उसके अंदर आपका ऑयल और गैस होता है, जिसको हम जो है बहुत हाई प्रेशर पे उनको हम बाहर निकालते हैं। जैसे आपका स्पंज के अंदर वाटर होता है ना, तो वाटर जो है स्पंज के अंदर बल्क में रहता है, यानी कि सरफेस पे नहीं होता, अंदर होता है, ठीक है, बल्क फिनोमेना जो उसको हम बोलते हैं। तो जैसे वाटर स्पंज, तो उसके बाद कहते हैं कैन यू सजेस्ट वाई द कोयला और पेट्रोलियम आर कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स। तो दे आर कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स, ठीक है, डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। यानी कि जो लिविंग बॉडी प्लांट्स और एनिमल्स, उनके डेड बॉडी से बैक्टीरिया जब डिकम्पोज होकर बनाते हैं तो उसको हम फॉसिल फ्यूल। तो कोयला एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड, फर्स्ट हमने रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन और कंबशन, सेकंड हमारी है ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, अब तक तो हमने यही पढ़ा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहेंगे उसको, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये हम पढ़ के आए हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एजेंट का काम करते हैं, जैसे आपका पोटाशियम परमैंगनेट है KMnO4। तो आपके दो सब्सटेंस ऐसे हैं, जैसे आपका जो अल्कलाइन KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट अल्कलाइन, एंड आपका एसिडिफाइड, एसिडिफाइड इसलिए बोलते हैं इसको अल्कलाइन इसलिए क्योंकि आपका अल्कलाइन जो है डाइल्यूट किया जाता है, तो अल्कलाइन जो है नेचर का सब्सटेंस उसमें मिलाया जाता है, जैसे NOH के साथ या किसी के साथ, और एसिडिफाइड बोलते हैं उसमें H2SO4 मिलाया जाता है डाइल्यूट करके, तो उसको एसिडिफाइड बोलते हैं। K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये पोटाशियम परमैंगनेट, ये पोटाशियम डाइक्रोमेट, Cr2 दो हैं तो डाइक्रोमेट। तो ये आपके जो सब्सटेंस है दोनों, दे आर द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एजेंट किसको बोलते हैं, विच प्रोवाइड ऑक्सीजन, विच प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन या फॉर ऑक्सीडाइज या टू ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस। यानी कि एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं दूसरे सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इथेनॉल का हमारे पास जो है एग्जांपल है, कहते हैं एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल को लो और उसको वार्म करो और 5% सॉल्यूशन अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट का लो ड्रॉप बाय ड्रॉप। कह रहा है डज द कलर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इट इज एडेड इनिशियल। तो देखो इनिशियली जब पोटाशियम परमैंगनेट होता है पिंक कलर का, पिंक कह सकते हो आप, पर्पल कह सकते हो, ये आपका पिंकिश या पर्पल होता है, पिंक कलर होता है इसका, ठीक है आपका। तो इसका जो स्टार्टिंग में हम जब इथेनॉल में ड्रॉप वाइज डालेंगे तो इनिशियली पोटाशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा इनिशियली, लेकिन जैसे हम पोटाशियम में ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं इसका कलर जब डिसअपियर होगा उस टाइम पे सारी इथेनॉल कंज्यूम कर लेगा वो एक बार में, तो बाद में रिएक्शन हो जाएगी स्टॉप, और स्टॉप हो जाएगी तो मतलब इथेनॉल का जो है ऑक्सीडेशन हो चुका होगा, स्टॉप हो जाएगी। तो आगे फिर आप कितना ही डालो, जो आप बाद में डालोगे तो जो पिंकिश या पर्पल कलर है KMnO4 का वो फिर आपका डिसअपियर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो है कलर ऑफ KMnO4 या अल्कलाइन KMnO4 डिसअपियर इनिशियली, डिसअपियर इनिशियली, ठीक है। एंड सेकंड में कह रहा है व्हाई डज द कलर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपियर व्हेन एक्सेस इज एडेड। तो हम क्या कहेंगे बिकॉज ऑल अल्कोहल बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है,
यानी कि सारी अल्कोहल को कंज्यूम कर लेगा, सब पूरी अल्कोहल जितनी भी है उसका कंजप्शन हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो बाद में आप कितना KMnO4 डालो उससे कोई उसका कलर जो है चेंज नहीं होगा। तो ये किस तरह से जो है इसका ऑक्सीडेशन करते हैं ये हम देखते हैं। ये किस तरह से ऑक्सीजन करते हैं, किस तरह से सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की। तो इथेनॉल जो है वो अल्कोहल है, ठीक है, तो अल्कोहल को ये एसिड में बदल देगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में ये क्या करेंगे कि अल्कोहल को ऑक्सीडेशन होगा KMnO4 या K2Cr2O7 से, ये अल्कलाइन है, ये एसिडिफाइड है, ठीक है, और ये एसिड में बदल देगा। जैसे हमने अल्कोहल लिया इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2 कहें या C2H5OH, C2H5 इथेनॉल है ये, ठीक है। यहाँ इसमें 2 नेसेंट ऑक्सीजन हम डालेंगे, ये नेसेंट ऑक्सीजन है क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या होती है O2, और अगर सिंगल एक एटम डाल रहे हैं तो उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, यानी कि वो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें प्रोवाइड करता है, ऐसे मिलती नहीं। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के एटम, तो बाहर मैंने यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 लगा दिया, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन के ऑक्सीजन का एक एटम। और फिर आपका जो है ये किसकी प्रेजेंस में है, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये किस में बदल जाएगा, एसिड में। दैट इज हम क्या कहेंगे, किस तरह से बदलेगा, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो समझने के लिए। तो मैं इसको जो है C2H5OH की जगह CH3CH2 लिख देती हूँ, CH3CH2OH, ठीक है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से आप एक इस तरह से समझ सकते हो, समझाने के लिए है, ठीक है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन H2, ठीक है, और यहाँ से एक ऑक्सीजन H2O, ये तो निकल गया बाहर, ठीक है। अब यहाँ बचा क्या, सिर्फ एक ऑक्सीजन और आपका एक हाइड्रोजन। तो इसको अगर मैं, और एक ऑक्सीजन इधर बचा है, तो अब ये बनेगा क्या, CH3 एज इट इज़ है, फिर कार्बन एज इट इज़ है, और H2 निकल गया, यहाँ से H2 निकल गया, एक ऑक्सीजन वहाँ से लिया H2O, और एक ऑक्सीजन वहाँ बच गया, एक ऑक्सीजन यहाँ है तो CO, एक ऑक्सीजन यहाँ है तो CO, और H लास्ट में है ही। तो ये बन गया इथेनोइक एसिड, CH3COH एसिड बन गया, ठीक है, एसिड बन गया, और प्लस H2O। तो इसको हम बोलते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि हम ये कहेंगे कि यहाँ इस कार्बन के बीच में 2 ऑक्सीजन आ गए, ठीक है, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, और जो हाइड्रोजन थे एक्स्ट्रा वो निकल गए। तो इथेनॉल से, अल्कोहल से क्या बन गया, एसिड बन गया। और इसको हम क्यों कह रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, बिकॉज वी नो दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही हो रहा है। जब हम प्रोडक्ट की साइड जाके देख रहे हैं तो 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। और वो किसके द्वारा हुई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, एल्कलाइन जो है KMnO4 ने किया है, और या पोटाशियम परमैंगनेट या फिर K2Cr2O7 ने, ठीक है। उसके बाद देखिए ये रिएक्शन आपकी दिखा दी, ये देखिए CH3CH2OH, यहाँ से आप इसको देख लोगे, अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट किया इनको और ये एसिड बन गया। तो सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स, तो उनको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट आर oxidize the alcohol to acids and adding of oxygen to the starting material, hence they are known as the oxidizing agent. Next देखिए एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ यहीं पे लिख लोगे कि एडिशन रिएक्शन सिर्फ कौन देते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। और किसको बोलते हैं, विच हैव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसी को अनसैचुरेटेड, वही ये रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे पैलेडियम है, निकल है। तो एक बहुत फेमस रिएक्शन है, आपका जो वेजिटेबल ऑयल है उसको उसमें हाइड्रोजन ऐड करा के इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और हाइड्रोजन, निकल और जो है पैलेडियम या प्लेटिनम भी हम ले लेते हैं और उसमें हाइड्रोजन ऐड कराते हैं और उसको वेजिटेबल घी में बदल देते हैं। वेजिटेबल ऑयल से सॉलिड आपका घी बन गया, जिसको वनस्पति घी हम कहते हैं। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो निकल और पैलेडियम के टू गिव द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैटलिस्ट का क्या काम है? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच कैन हेल्प या विच कैन हेल्प द रिएक्शन टू प्रोसीड, ठीक है, विदाउट कंज्यूमिंग इट्स हेल्प इन द रिएक्शन, यानी कि खुद कंज्यूम नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन को प्रोसीड कराने का काम करता है। कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता, एज इट इज़ बाहर आ जाता है, सिर्फ रिएक्शन को कराता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ये डबल बॉन्ड है और ये कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। यहाँ पे चाहे मैं आर का मतलब कुछ भी हो सकता है, CH3 CH2 कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप आपको पता है क्या होता है, जैसे मीथेन है, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और ये CH3 बन गया, तो ये एक अल्काइल ग्रुप है, दैट इज़ एक कार्बन का है, मिथाइल बोलेंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही आपका CH3 CH2 CH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया तो ये बन गया C2H5, तो इसको हम इथाइल बोलेंगे, ठीक है। ये सब अल्काइल है, यानी कि कितने ही कार्बन का हो सकता है, तो उस अल्काइल ग्रुप को हम R से डिनोट करते हैं, यानी कि R लिखते हैं। R का मतलब CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल। तो यहाँ पे आपने जो है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया, ठीक है, कोई भी, और ये वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। ये आपका जो है ये वेजिटेबल ऑयल है, कुकिंग ऑयल जिसको हम बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। और ये कैसा है? अनसैचुरेटेड है, यानी कि हमें दिखाई दे रहा है जो है अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। अब इसमें हाइड्रोजन जो है ऐड करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और किसकी प्रेजेंस में? निकल कैटलिस्ट होगा या पैलेडियम, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हम इसको रखेंगे। निकल भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, और फिर ये बनेगा आपका सिंगल बॉन्ड, डबल से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। RR तो थे ही, और जो है हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ देखो अब कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट है कि नहीं, 1 2 3 1 2 3 और एक कार्बन के साथ तो हो गया। तो हमने जो H2 ऐड किया वो H2 देखो, इसने ये जो बॉन्ड था ये बॉन्ड हटा और यहाँ एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, यानी कि एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ द ऑयल, यानी कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट वो काम करेंगे और हाइड्रोजन ऐड होगी, तो ये बन जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि विद सिंगल बॉन्ड। तो ये सैचुरेटेड, ये वेजिटेबल घी बन गया। तो ये जो वेजिटेबल घी है ना, ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते, ये अनहेल्दी है, ठीक है। ऐसा ऐड में दिखाते हैं कि हेल्दी, हेल्दी वो नहीं होते, बल्कि आपका जो कुकिंग ऑयल है या वेजिटेबल ऑयल है ये हेल्दी है, ठीक है। तो हमें कुकिंग ऑयल ही यूज़ करना चाहिए, ये आपका हेल्दी है हमारे लिए। ये चाहे बेशक से अनसैचुरेटेड हो, बट इट इज़ हेल्दी फॉर अस, ये हेल्दी है। और जो जिस प्रोसेस से बना के इसको सैचुरेटेड बनाया जाता है वो अनहेल्दी है। ऐसे आपका जो एनिमल फैट है वो जैसे सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो वो आपके हेल्दी होते हैं, बट कम लेना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में वो भी हेल्दी नहीं होते। उसके बाद देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बता देती हूँ आपको, आपका जो अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट को हम कैसे करते हैं कि आपका जो Br2 है, ब्रोमीन को हम वाटर में डाइल्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, और उसका जो कलर है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, और रेड ब्राउन कलर का है तो जो भी आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा वो रेड ब्राउन कलर को डिस्कलर यानी कि डिस्कलराइज कर देगा, उसका कलर एकदम से रेड ब्राउन कलर का कलरलेस हो जाएगा। तो जो डीकलराइज कर देगा ब्रोमीन वाटर को वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जो नहीं करेगा वो सैचुरेटेड है। तो इसी तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आपका बटर है, जो एनिमल बटर होता है, ठीक है, बटर है, और एक हमने लिया कुकिंग ऑयल, ठीक है, ये हमने कुकिंग ऑयल, और इसमें हमने डाला ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। और ब्रोमीन आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लिक्विड होता है, नॉन मेटल होता है बट लिक्विड होता है, ये आपका रेड ब्राउन इसका कलर होता है। तो जैसे ही आपका जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है कुकिंग ऑयल ये अनसैचुरेटेड है, यानी कि इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है,
ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, यानी कि यहाँ जो ब्रोमीन वाटर है वो डीकलराइज हो जाएगा, और यहाँ पे कहेंगे नो रिएक्शन, यानी कि इट नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ठीक है, इट मीन्स ये नॉट डीकलराइज नहीं कर रहा, तो बटर कैसा है, सैचुरेटेड है। बटर कैसा है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा, ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो रेड ब्राउन ही रहेगा और डीकलराइज नहीं करेगा, तो इट मीन्स वो सैचुरेटेड कंपाउंड, उसमें सिंगल बॉन्ड है। और जो ब्रोमीन वाटर को आपका जो है डीकलराइज कर देगा वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो कुकिंग ऑयल जो है वो डीकलराइज कर देता है, बटर आपका जो है सैचुरेटेड है वो डीकलराइज नहीं करता। तो ब्रोमीन वाटर को हम यूज़ करते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए। ये आपका हायर क्लासेस में आएगा। नेक्स्ट देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये ध्यान रखोगे, ये आपका ये जो है सैचुरेटेड कंपाउंड ही देते हैं, सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए ये रिएक्शन है। वैसे सैचुरेटेड कंपाउंड में क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है तो वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे क्लोरीन ब्रोमीन है, जो है क्लोरीन ब्रोमीन, इनके साथ जब रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आ जाता है, और उसको बोलते हैं 1 बाय 1 वो सब करके सभी हाइड्रोजन को हटा देता है, और उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपका हमारे पास जो है एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्जाम्पल है आपका, जैसे मैंने लिया मीथेन, अब ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और वो भी आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, अल्केन ही है, यानी कि मीथेन है ये। तो इसमें मैंने क्लोरीन डाला, सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है ये लाइट, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्लोरीन है, अब एक क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो ये CH3 हो गया और क्लोरीन आ गया, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा है वो मिलके HCl बना देगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका मीथेन था, ये मिथाइल क्लोराइड बन गया, या फिर उसको IPAC नेम में आप क्लोरो पहले बोलोगे, और एक कार्बन है तो क्लोरोमीथेन, तो या तो इसको आप क्लोरोमीथेन बोलो या मिथाइल क्लोराइड, तो मैं इसको लिख रही हूँ क्लोरोमीथेन। तो ये मीथेन से क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद हम उसको लेते हैं CH3Cl को, आगे जो प्रोडक्ट आया उसको हमने आगे लिया, दोबारा से फिर Cl2 ऐड किया, फिर सनलाइट हमने लिया, ठीक है। अब फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा तो अब CH2 हो गया, और क्लोरीन एक पहले था, दूसरा आ गया, Cl2 हो गया, और फिर से HCl, जो हाइड्रोजन अब की बार निकला है वो भी एक क्लोरीन के साथ HCl निकाल देगा, तो ये बन गया डाइक्लोरोमीथेन। वहाँ पे क्लोरोमीथेन था, यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए तो डाइक्लोरो, ठीक है, डाई का मतलब 2, डाइक्लोरो, कार्बन एक ही है तो मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। उसके बाद दोबारा से हम डाइक्लोरोमीथेन को लेंगे, CH2Cl2, फिर से Cl2 ऐड करेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन तब तक हो सकती है जब तक सारे हाइड्रोजन ना सब्स्टिट्यूट हो जाए क्लोरीन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 2 हाइड्रोजन बच गए उसमें से फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक Cl के साथ मिलकर HCl बना देगा, और एक क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CHCl3, और इसको हम बोलते हैं कॉमनली क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। जो पहले, अभी नहीं, पहले आपका एज ए एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता था, यानी कि एक एनेस्थेटिक एजेंट की तरह, लेकिन बाद में पता चला इसका लीवर या किडनी पे बहुत ज़्यादा जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो अब इसको एज ए एनेस्थीसिया हम यूज़ नहीं करते। क्लोरो जो है फॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये बेहोश वगैरह करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे 3 क्लोरीन हो गई, तो IPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो ट्राइक्लोरो, 3 ट्राइक्लोरो और मीथेन, कार्बन एक ही है, ट्राइक्लोरोमीथेन, या फिर कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म। उसके बाद ये जो CHCl3 बना, इसको दोबारा फिर से हम Cl2 लेंगे, वही सनलाइट, ठीक है। तो अब ये जो एक हाइड्रोजन था ये भी हट जाएगा और ये बन जाएगा CCl4,
अब ये बन गया, सभी के सभी हाइड्रोजन हट गए, यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, CHCl3 प्लस Cl2 और सनलाइट हमने लिया, ठीक है, ये बन जाएगा CCl4। तो सारे हाइड्रोजन हट गए, CH4 था, CCl4 बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसको हम बोले टेट्राक्लोरोमीथेन। IPAC नेम में टेट्रा का मतलब 4, क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती है कि 1 बाय 1 आपका जो है एक एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता रहेगा क्लोरीन से, और ये जो है रिएक्शन क्लोरीन की उसमें सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती रहेगी, सभी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ क्लोरीन आ जाएंगे, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना ये सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड में ही होती है। तो कहता है कि वैसे तो ये अनरिएक्टिव है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन, इज ए वेरी chlorine can replace the hydrogen atom 1 by 1, called as a substitution reaction, because one type of the atom or a group of atoms takes the place of another. A number of the products are usually formed. कितने प्रोडक्ट मैंने बना दिए, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही बन रहे हैं। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। Why is the conversion of ethanol into ethanoic acid is an oxidation reaction? तो हम ये कहेंगे because we know that addition of oxygen is the oxidation, and here the one oxygen is added to the one extra oxygen is added to the ethanol and it form the acid, यानी कि ethanol converts into the acid with the help of the potassium permanganate या acidified K2Cr2 and acidified potassium dichromate, and ethanol converts into the acids, and KMnO4 and K2Cr2O7 are being considered as the good oxidizing agent. So these oxidizing agents helps to oxidize the ethanol into acid, so that we called as the oxidation reaction. तो हम क्या कह सकते हैं इसको, oxidation reaction. तो ये आपका जो है क्वेश्चन हमने कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड होती है तो इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। किसकी हेल्प से, KMnO4 या K2Cr2O7 की वजह से, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन। इथाइन होता है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इथ और ट्रिपल बॉन्ड आइन, इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई द मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? तो ये मैं आपको समझा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो इथाइन है उसको हम कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटिलीन, ठीक है, और एसिटिलीन जो है एक गैस होती है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही है, लेकिन जब इसका ये जो है ऑक्सीजन के साथ मिला के इसका मिक्सचर जब बनाया जाता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ये जलता है तब फ्लेम देता है। तो देखो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, ठीक है, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन के साथ जब ये बर्न होता है, ठीक है, तो इसको इट गिव ए फ्लेम कॉल्ड एज ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ठीक है, एंड इट इज सो हॉट which is used to melt the metals for welding, ठीक है। वेल्डिंग पर्पस के लिए अगर हमने ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर लिया है तो इट गिव द फ्लेम, उस फ्लेम को क्या कहेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, एंड इट इज़ सो हॉट, इट गिव द सो मतलब बहुत हाई हीट ये देगा, एंड दिस हीट इज़ इनफ टू मेल्ट द मेटल्स एंड इट इज़ यूज फॉर द वेल्डिंग पर्पज़। ये वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मान लो ऑक्सीजन नहीं लिया और उसकी जगह सिर्फ एसिटिलीन और एयर के साथ उसकी रिएक्शन करा दी, तो एयर में तो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है कि वो एक जो है इतना कंप्लीट कंबशन करा दे। तो यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट कंबशन, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं तो कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई हीट देगा। लेकिन अगर हम एयर
प्लस इथाइन या एसिटिलीन लेंगे, इथाइन भी कह सकते हो आप, वो कॉमन नेम है एसिटिलीन, और इथाइन आपका आईपीएसी नेम। तो एयर प्लस इथाइन अगर हम लेंगे तो ये इनकम्प्लीट कंबशन देगा, इनकम्प्लीट कंबशन, और इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ठीक है। तो इट इज नॉट it is not so hot used for welding. It is not so hot used for which is used for welding, यानी कि वेल्डिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हाई हीट नहीं देगा, इतना ज़्यादा हॉट नहीं होगा कि किसी मेटल को मेल्ट कर दे या वेल्डिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर ले। इसलिए एयर और इथाइन या एयर या एसिटिलीन का जो है वो यूज़ नहीं करते। मिक्सचर हम लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का जो मिक्सचर है वो अच्छी फ्लेम देता है, कंप्लीट कंबशन होता है, और वो आपका इतना अच्छा हीट देगा कि हम उसको वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके जो है यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसे जो है इस लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। अब इससे आगे जो बच गया लेक्चर वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।